नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश यादव के लिए मुसीबत आ गई। आजमगढ़ और रामपुर दोनों भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। अब देखिए, जीत के लिए कोई इंतु कंतु परंतु नहीं होता। लोकतंत्र में जीत जीत होती है। रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले रामपुर और आजमगढ़ को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि ये प्रशासन की जीत है, ये सरकार की जीत है। हालांकि मैं मान सकता हूं कि जो रिजल्ट आया, जिस हिसाब से काम हुआ, तो ये कोई नई बात नहीं है। उपचुनाव कहा जाता है कि हमेशा उपचुनाव सरकार का होता है। सरकार जो भी होती है, उपचुनाव उसका होता है। तो बात शुरू करते हैं पहले रामपुर की। रामपुर में इतना कम वोटिंग हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। आजम खां जी ने बहुत रुआंसे होके अपने सारे जेल के किस्से बताए थे कि मैं जेल में किस तरह मरते मरते बचा, परेशान हो रहा था, कहीं गला रुंध गया उनका, कहीं उन्होंने अपने आत्मसम्मान की बात कही, कहीं रामपुर के आत्मसम्मान की बात की, नवाब साहब के ख़ानदान का जिक्र किया। लेकिन पुलिस के डंडे उस दिन हाजिर थे। और आजम खां ने कहा भी कि ये जो है, अगर उनसे सवाल किया गया अखिलेश यादव नहीं आए, तो उन्होंने कहा अखिलेश यादव आ जाते तो अभी तो लाठियाँ चली हैं, तब गोलियाँ चलती। ये बात तो ठीक है कि एक जो प्रत्याशी थे उन्होंने दिखाया भी सब पत्रकारों को कि देखिए पुलिस कैसे खड़ी हुई है, ये वोटिंग हो रहा है। वोट नहीं निकला, डर के मारे लोग वोट डाले, निकले नहीं थे रामपुर में। लेकिन ये भी आपकी हार है। आजम खां कोई मामूली नेता नहीं है। ठीक है, वो लंबे समय से जेल में हैं, योगी जी ने, सरकार ने उनसे हिसाब किताब बराबर कर लिया। लेकिन जब चुनाव हो रहा है, आप लगातार इतनी बैठकें कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को ये भरोसा दिला सकें कि तुम्हें वोट डालने निकलना है, जो भी होगा वो देखा जाएगा, निकलो। लेकिन लोग नहीं निकले, वोट बहुत कम हुआ। और जब वोट कम हुआ तो आजम खान ने कहा, मैं देख रहा था वो एनडीटीवी के सौरभ शुक्ला बहुत तेज पत्रकार है, उनसे इंटरव्यू में उन्होंने, आजम खान ने कहा कि जितने भी जुल्म हुए, दाढ़ी नुची, टोपी छीनी, जितने भी जुल्म हुए वो सब मुसलमानों पे हुए हैं। किसी और जाति पे अगर हुआ हो तो हम अपनी सारी शिकायतें वापस ले लेंगे। लेकिन आप ये सब कहते रहिए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीत का अंतर वहाँ बहुत ज़्यादा है। 42,000 वोटों से बीजेपी जीती है। 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह एक लंबे समय के बाद वहाँ जीते थे। तो रामपुर में जीत के कई मायने हैं, क्योंकि आजम खां की बीजेपी की जो तकरार है वो इस सरकार के बनने से, पार्ट 1 से पहनने से पहले से है। और आजम खां बीजेपी के लिए हमेशा निशाने पे रहते हैं। तो बीजेपी ने उनको ये दिखा दिया, जेल से निकलवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे से जेल पे निकल आए, सहानुभूति थी। लेकिन इस बार वो गच्चा खा गए। लेकिन समाजवादी पार्टी के खेमे में एक बात और चल रही है। वो बात ये चल रही है कि जेल से निकल के आने के बाद आजम खां ने जिस तरह अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, बड़े बड़े कमेंट किए थे। शिवपाल जी को मौका मिल गया था, शिवपाल चले गए थे आजम खां को जेल से रिसीव करने के लिए, और ये माना जा रहा था कि आजम खां समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे, मैसेज था। और अखिलेश यादव ने उनको फ़ोन भी नहीं किया था, उनसे मिलने भी नहीं गए थे। बाद में उनके बेटे ने अखिलेश यादव से मुलाकात करी। कपिल सिब्बल को राज्यसभा का सपोर्ट किया गया। कपिल सिब्बल के जरिए आजम खां से बात हुई। फिर अखिलेश यादव उनको दिल्ली देखने गए जब वो बीमार थे। तो एक मैसेज कम से कम अखिलेश यादव के लिए सुकून भरा है कि आजम खां साहब की जो हेकड़ी थी, आजम खां साहब का जो दबाव था, आजम साहब का जो प्रेशर होता था अखिलेश यादव पे, कम से कम इस हार के बाद अखिलेश यादव उस प्रेशर से मुक्त हो गए। लोग कहते थे कि आजम खां इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि रामपुर, संभल, मुरादाबाद, इन जगह पे तो वो सिर्फ अपने दम पे जिता देंगे, जहां जिसको खड़ा कर देंगे। और गौरतलब बात यह कि रामपुर कोई नॉर्मल सीट नहीं है, मुस्लिम बाहुल सीट है। मुस्लिम बाहुल सीट पे 42,000 वोट से बीजेपी जीती है। तो आजम खां जी के लिए बहुत सेटबैक है। अखिलेश यादव के लिए मुझे लगता है हार का गम तो होगा ही होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोग उन पर कमेंट करेंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सुकून भी होगा कि आजम खां की जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी, कम से कम अब उसको ब्रेक लगा। आजम खां से ये कहने का मौका मिला कि आप तो रामपुर भी नहीं जिता सकते। तो ये समाजवादी पार्टी के अंदर ये बात चल रही है। अब बात करते हैं हम आजमगढ़ की। 9,000 पार्लियामेंट के चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। अगर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में पूरी मेहनत करती तो शायद आजमगढ़ जीत सकती थी। 9,000 का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है।
और अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव नहीं गए आजमगढ़ में भी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को अंदाजा था कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटें वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके, उन्हें पता है कि उपचुनाव में मशीनरी किस तरह काम करती है। और वो शायद इस चीज से बचना चाहते थे कि अगर वो जाते तो बीजेपी कहती कि देखिए आए थे अखिलेश यादव दोनों जगह हार गए। अब कम से कम वो सेफ साइड में ये कह देंगे कि मुझे यकीन था कि मेरे विधायक वहां पे चुनाव लड़ेंगे। और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भी दिया, उन्हें लिख दिया कि किस तरह नॉमिनेशन में प्रेशर किया गया, किस तरह पुलिस से परेशान किया गया, किस तरह काउंटिंग में रोका गया। तो ये उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट रिजल्ट आने के बाद कर दिया कि सरकार पे उन्होंने दोष मढ़ दिया कि किस तरह सरकार ने चुनाव लड़ा। लेकिन एक बड़ी बात ये रही, मायावती जी आज सबसे ज़्यादा खुश होंगी। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी बसपा और सपा में तुलना की जाए तो जितना भाजपा खुश होगी उतना मायावती भी खुश होगी। मायावती ने अखिलेश यादव से अपना हिसाब किताब बराबर किया। हिसाब किताब इसलिए बराबर किया कि गुड्डू जमाली को बहुत वोट मिले हैं, 2.5 लाख वोट बहुत होते हैं। और वहां पे अखिलेश यादव के लिए वहां की सीट हार जीत से ज्यादा चिंता इस बात की है कि गुड्डू जमाली को मुसलमानों का वोट काफी बड़ी संख्या में मिला है। अब तक ये माना जा रहा था कि मुसलमान वोट, लोग समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कहते थे मुसलमान जाएंगे तो जाएंगे कहां। तो अब ये अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है कि उन्हें मुसलमान मैनेज करने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि अखिलेश यादव के सामने समस्या ये थी कि अगर वो खुल के मुसलमानों की बैटिंग करेंगे तो बीजेपी चाहती यही है, वो सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर ये कह देगी कि अखिलेश यादव तो मुसलमानों के नेता हैं, वो मुसलमानों की बात करते हैं। तो अखिलेश यादव इस गोलबंदी में ना फंसे, इसलिए अखिलेश यादव बीच का रास्ता अपनाते रहे और मुसलमान विधायक और मुसलमान नेता आरोप लगाते रहे कि अखिलेश यादव सुन नहीं रहे हैं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव के बीच में तलवार की धार थी। अगर वो मुसलमानों की बात करें तो बीजेपी कहेगी ये तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। और देश में जिस तरह एक लहर चल गई है आजकल, बड़ा मुश्किल हो गया है कि मुसलमानों की बात करना। ये बीजेपी और संघ ने कम से कम देश की राजनीति को इस मुकाम पे वो ले आए हैं कि आप खुल के पहले की तरह मुसलमानों की पैरवी नहीं कर सकते, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। और सब करें, हम देखिए ना राहुल गांधी जनेऊ दिखाते हैं, अपना मंदिर में जाते हैं। तो अब ये राजनीति का चलन चेंज हो गया है, बहुसंख्यकों की बात करनी पड़ रही है। अब अखिलेश यादव के सामने भविष्य के लिए समस्या ये होगी कि 2024 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, 1.5-2 साल है। अब आप मुसलमानों को मैनेज नहीं करेंगे तो आजमगढ़ की तरह बड़ा वर्ग मुसलमानों का, जैसे गुड्डू जमाली को चला गया, ऐसे जा सकता है। और मायावती जी ने भी इस विधानसभा के चुनाव में पूरी निष्ठा निभाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्होंने 100 से ज्यादा टिकट ऐसे दिए थे जो या तो मुसलमान थे और या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जाति के थे। उनकी कोशिश ये थी कि मुसलमान वोटों का बंटवारा हो जाए, या सपा की जिस जाति का उम्मीदवार है बसपा का जो उम्मीदवार हो तो कम से कम सपा ना जीते। आज धर्मेंद्र यादव ने कहा भी कि भाई मैं बधाई देता हूं कि बसपा और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार को। ये कमेंट था, मतलब कमेंट ही था और हार के बाद का कमेंट था, लेकिन बधाई उन्होंने बसपा और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार को दी। मतलब उनका कहा इशारा था कि मायावती ने अपना गेम प्लान पूरा कर दिया, गुड्डू जमाली को इतने बड़े वोट संख्या में नहीं मिलते तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र यादव की जीत हो जाती। बीजेपी बहुत बम है, आजमगढ़ के 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। ऐसे में निरहुआ का वहां जीतना एक बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए। गदगद बीजेपी ने कह दिया आज की 2024 का ये संकेत है उपचुनाव। लेकिन पार्ट 1 में, योगी सरकार पार्ट 1 में 2 चुनाव और हुए थे। गोरखपुर का ही चुनाव था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव था, वहां दोनों हार गई थी बीजेपी। तो बीजेपी ने नहीं कहा था कि ये 2019 का या उसके आगे का परिणाम है, तब कह दिया गया था ये सिर्फ उपचुनाव है। तो ये राजनीति सब पार्टी करती हैं, जब अपना नंबर आता है तो कह देते हैं ये भविष्य का संकेत है, अपने हार जाते हैं तो कहते हैं ये तो उपचुनाव थे। अगर मान लीजिए दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई होती तो बीजेपी कहती ये तो उनकी परंपरा का सीट है। लेकिन एक फायदा ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ का कद इससे और बढ़ा, उनके मैनेजमेंट का कद बढ़ा। आप लाख आरोप लगाते रहिए कि प्रशासन ने लाठियां चलाई, प्रशासन ने मुसलमानों को निकलने नहीं दिया, प्रशासनिक मशीनरी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ऐसा काम जो कर लेता है उसी को मास्टर कहते हैं और उसकी पार्टी में उसकी हैसियत बढ़ती है। ममता बनर्जी ये काम कर लेती हैं, इसलिए उनकी ब्रांडिंग है। तो योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया कि प्रशासन से वो ये काम भी करा सकती हैं, सीटें जितवा सकती हैं। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात जीत की होती है। अब अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये है कि एक तो उनको अपना संगठन बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा
और 2024 के नए सिरे से उनको रणनीति बनानी पड़ेगी, जिसमें मुस्लिमों में संदेश जाए कि वो उनकी पैरोकारी करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और बहुसंख्यक में ये संदेश आए कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं सुनते हैं। तो जाहिर है बीजेपी का पूरा फोकस, पूरा हमला समाजवादी पार्टी पे रहेगा, क्योंकि बीजेपी जो देश के हालात हैं, अलग अलग राज्यों के हालात हैं, उसमें एक भी सीट ऐसी नहीं चाहेगी जो लूज कर दे। बीजेपी के लिए आज दिल्ली वाली विधानसभा का चुनाव था, 40 बड़े बड़े नेताओं ने कैंपेन की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। वहाँ पे पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका लगा, पार्लियामेंट की सीट थी वो हार गए। लेकिन उत्तर प्रदेश फोकस है बीजेपी का, तो पूरी ताकत लगाएगी बीजेपी कि उत्तर प्रदेश में उसको हर हालत में जीत मिले। तो ये था चुनावी विश्लेषण। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। राजनीति से जुड़ी बाकी बातें मैं आपसे करता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से कहिएगा, यही चैनल है जो सच बोल सकता है। थैंक यू।